रूस अमेरिका का कोल्ड वॉर जारी है। अमेरिका ने रूस को फिर से उकसाया। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को लेकर बयान दिया और कहा कि भविष्य में यूक्रेन नेटो में आ सकता है। ये बात कही गई और निश्चित रूप से ये इस समय यूक्रेन को यहीं से नेटो में शामिल होने की संभावनाओं से ही ये तनाव बढ़ा यूक्रेन और रूस के बीच में। यूक्रेन आज तक नेटो में शामिल नहीं हुआ, लेकिन हमेशा आज भी ये कहा जा रहा है कि नेटो के दरवाजे खुले हुए हैं। अरे दरवाजे खुले हुए हैं तो उसको बिठाएगा कौन, अंदर सदस्यता देगा कौन? और इस तरह के बयान जारी करके एक एम्बिग्विटी वाली सिचुएशन पैदा करके क्या यूक्रेन को और ज्यादा पीसा जाएगा? सवाल यह है। नेटो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, यह भी कहा गया है। सवाल यह है कि ये क्या कहा गया, किन शब्दों में, जरा सुन लीजिए। तो अगर आपको लग रहा है कि ये युद्ध अचानक छिड़ गया, ये असल में कोई एक इत्तेफाक था जिसके चलते ऐसा हो गया है, आज अगर आप इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि ये पूरी बिसात बिछी हुई है। इसमें हर एक मोहरा अपनी जगह पर अपनी भूमिका निभा रहा है। ये बात और है कि जो खिलाड़ी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वही समझ पाएंगे कि ये शतरंज की बिसात कहां कैसे बिछी हुई है और इसमें कौन सा मोहरा किस तरीके की भूमिका, कौन ढाई घर चलने वाला घोड़ा है, कौन वजीर है, कौन है राजा, कौन है प्यादा। लेकिन आपने अभी अभी जो बात सुनी, अभी लॉयड ऑस्टिन ने जो कहा, वो जरा फिर से एक बार कोट करते हुए मैं आपके लिए लोअर स्टूडियो में चलता हूं और वहां जाकर इस इंफॉर्मेशन को और इलैबोरेशन में देखेंगे। अभी जो बात कही गई वो ये है, नेटो विल ऑलवेज स्टैंड बाय इट्स प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग एन ओपन डोर. I won't speculate on what to come. I believe that in the future, if a possibility exists, अब यहां पर क्या मतलब है? If a possibility exists, ये कहकर अमेरिका ने क्या कहने की कोशिश की है? If a possibility exists, Ukraine will seek to once again apply for the membership of NATO. तो क्या संभावना एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? और ये क्लियर करेगा तो कौन करेगा? अमेरिका नहीं करेगा तो कौन करेगा? अमेरिका भी इस तरह की एम्बिगुअस बातें क्यों कर रहा है, यही समझना हमारा उद्देश्य है। क्या बिसात बिछी रहे ये मकसद है? क्या एम्बिग्विटी बनी रहे ये मकसद है? और इसी एम्बिग्विटी में हथियार बेचे जाते रहे, क्या ये मकसद है? जरा देखिए, नेटो के बारे में ये कहा जाता रहा कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, सबके लिए दरवाजे हमेशा खुले रखेगा। अब जब ये बात कही गई तो ये भी जोड़ा गया कि मैं नहीं जानता कि क्या आने वाला है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में यदि कोई संभावना मौजूद है तो यूक्रेन एक बार फिर नेटो सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहेगा। जो मैंने अंग्रेजी में अभी पढ़ा था आपके लिए, वही हिंदी तर्जुमानी उसकी यहां दिखाई दे रही है। लॉयड ऑस्टिन ने ये बातें कही हैं, लेकिन इसमें यह बात क्यों कही गई? इफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स। एक तरफ आप जर्मनी में रैमस्टीन में बैठक बुलाते हैं जहां तमाम देशों को, नेटो समेत 14 और देश नॉन नेटो को बुलाते हैं। आगे बताऊंगा आपको क्या किया गया था, कब किया गया था। लेकिन जब आप इस तरह की बैठक बुलाते हैं और यहां पर ये बात कहते हैं, इफ अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, हु विल टेल विद अथॉरिटी वेदर द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स और नॉट? मेजर जनरल ब्रजेश आपके साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। ये क्या है? ये एम्बिग्विटी क्यों है? ये क्लैरिटी क्यों नहीं? और इस क्लैरिटी में यूक्रेन को पीस कर उसको हथियार बेचे गए, अभी भी उसको फाइनेंस किया जा रहा है। $150 मिलियन का एम्यूनिशन अभी उसको दिया जाएगा। और पैसे कहां से आएंगे? तो फॉरेन मिलिट्री फंडिंग, फाइनेंसिंग की जाएगी, वो भी अमेरिका की तरफ से। सर ब्रजेश सर, लड़ाई में इस तरह के बयान अक्सर दिए जाते हैं जो कि साइऑप्स में बहुत मदद देती है। अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन को पूरी मदद वेस्टर्न वर्ल्ड से मिल रही है। आर्म्स, एम्युनिशन, मिसाइल्स, यूएवीज, माइंस, आर्टिलरी, क्या नहीं मिल रहा है? खाली उसके रेगुलर ट्रूप्स वहां नहीं हैं। और ये अंदेशा लगाया गया है इरेगुलर ट्रूप्स, मर्सनरीज यूक्रेन में लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के बिहाफ पे और काफ़ी क्षति पहुंचा रहे हैं रशिया को। तो खाली फर्क ये रह गया कि अमूमन तौर पे नेटो की रेगुलर आर्मी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री उसमें हिस्सा नहीं ले रही है। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अब भी नेटो की राग क्यों आलापी जा रही है?
और नेटो को लेकर अगर चीजें खास तौर से इन दो तीन मामलों में, यूक्रेन को लेकर, स्वीडन को लेकर, फिनलैंड को लेकर अगर इसको एक्सपीडिएट करना है तो कौन करेगा? अमेरिका ही तो करेगा, नेटो ही तो करेगा। इफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है पीके श्रीवास्तव सर? देखिए ऐसा है, नेटो वाज द रेड लाइन फॉर रशिया। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको दर्शकों को कि अगर आप यूक्रेनियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, चैप्टर 5 आर्टिकल 102, तो उसमें ये एक आर्टिकल है, वो ये कहता है कि नेटो के में ज्वाइन होना, यूए में ज्वाइन होना, वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको पूरा अफोर्ड करना चाहिए। और रशिया ने हमेशा ये कहा था कि नेटो में आप ज्वाइन नहीं करेंगे, वो मेरे लिए रेड लाइन है। तो मोहरे की जो आप बात करते हैं वो मोहरा वाला चलता है, लेकिन अगर इसकी और गहराई में आप जाएं और जाके देखें इसकी विवेचना जो हो रही है, एक कॉन्सेप्ट है थुसिडिडस ट्रैप। थुसिडिडस ट्रैप ये कहलाता है जब एक राइजिंग पावर, जैसे मान लीजिए इस हमारे अभी ग्लोबल उसमें परिप्रेक्ष्य में चाइना राइजिंग पावर है, यूएस को माना जाएगा डिक्लाइनिंग पावर है। मैं आपको 3 पैरामीटर दूंगा उसके लिए। आप जीडीपी को अगर लेके चलते हैं, जीडीपी जो ट्रिपल से आंकी जाती है, उसमें 2024 में ये वेस्टर्न वर्ल्ड का ही आकलन है कि चाइना विल बी 33 ट्रिलियन। मैं आप लोगों से यह दरखास्त करूंगा, आप दोनों इधर आ जाएं, पीके श्रीवास्तव सर, ब्रजेश सर, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं बांटने वाला हूं अपने दर्शकों के साथ। आप मेरे दोनों तरफ आ जाएं सर, श्रीवास्तव सर आप अब इधर आ जाएं और यहां पर आप देखें किस तरीके से मोहरा बनाया जा रहा है, किसको मोहरा बनाया जा रहा है और कौन कौन मोहरा बनाने में शामिल है। अगर आप ये देखेंगे, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जरा देखिए यहां पर ज़ेलेंस्की आपको नजर आएंगे, लग रहा है कि वो शतरंज के बिसात बने हुए हैं। उनके कंधे पर रखकर ही वेस्टर्न फोर्सेस, खास तौर से अमेरिका, ये पूरी चाल चल रहा है। पुतिन सीधे सीधे इसमें मुब्तला हो गए हैं। एक ट्रैप बिछाया गया वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से रूस को, रूस की इकोनॉमी को, रूस के बढ़ती ताकत और उसके प्रभुत्व को फुल स्टॉप या कम से कम हाइटस में डालने के लिए, और इस ट्रैप में पुतिन आ गए। यहां पर कौन किस तरीके से ये शतरंज खेल रहा है, जरा ये भी समझना बड़ा आवश्यक है। और इसको लेकर मैं जरूर समझना चाहूंगा, क्या ब्रजेश सर इसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये बिसात किसने बिछाई है, कौन मोहरे चल रहा है? बहुत बढ़िया और पेचीदा सवाल है इस वक्त में इसको आंसर करने की। स्वाभाविक है कि ये ट्रैप है और इसमें यह भी स्वाभाविक है शायद पुतिन उसमें जानबूझ के या गलती से पहुंच गए। और ये नज़र आ रहा है 62वें दिन हो गए हैं लड़ाई के। इतनी बड़ी लड़ाई कहीं नहीं हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जहां रेगुलर फोर्सेस दूसरे देश के अंदर घुस गया है। और 62 दिन के बाद में स्थिति ये है कि एक तरह से स्टेलमेट सा है, छोटी मोटी बढ़त मिल रही है रशियन फोर्सेस को, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है सर कि क्या अब पूरी दुनिया, क्योंकि यहां पर जिसके बारे में आगे इलैबोरेट करने वाला हूं मैं, वो मीटिंग क्यों बुलाई गई थी जर्मनी में, रैमस्टीन में, जो कि अमेरिकन एयरबेस है जहां पर जर्मनी के भीतर, वहां क्यों बुलाई गई थी ये बैठक, इस पर मैं आगे बात करूंगा पीके श्रीवास्तव साहब। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।